नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट के रूप में एनसीईआरटी क्लास 6 की राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उसको चैप्टर वाइज आपके लिए कवर करने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी ले जाएंगे और आगे भी एनसीईआरटी के लेक्चर्स को टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक प्रोवाइड की गई है उस बुक को यहाँ पे लगाया है, ठीक है, और उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्रिप्स भी शामिल किया हुआ है। देखिए, क्लास 6 में एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो बुक दी गई है उसमें भूगोल की भी दी गई है और हिस्ट्री की भी, हमारा अतीत करके नाम से एक बुक दी गई है, और अदर की साइड में अगर बात करें हम सोशल साइंस की तो वहाँ पे राजनीतिक जीवन करके एक बुक दी गई है, ठीक है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने दिया है डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी को उन्होंने 2 चैप्टर में कवर किया है। यूनिट 1 में डाइवर्सिटी दी है और 2 चैप्टर हैं। पहला है आपको डाइवर्सिटी को समझना, विविधता एवं भेदभाव को समझना। ये जो पहला यूनिट है इसका उद्देश्य है। उसके बाद में यूनिट 2 में आपको सरकार का मतलब समझना है कि सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। यूनिट 3 में स्थानीय सरकार एवं प्रशासन के बारे में आपको समझाने की कोशिश की गई है। पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन, इन तीनों को समझाने के लिए चैप्टर नंबर 5, 6, 7 यानी यूनिट 3 के अंतर्गत ये 3 चैप्टर दिए। और यूनिट 4 में अपनी मनुष्य की जो आजीविकाओं के साधन होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं, उनको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 में समझाने की कोशिश की गई है। ओके, तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 1 डाइवर्सिटी से, और उस डाइवर्सिटी में पहला टॉपिक लेंगे और जिसका नाम है विविधता की समझ। देखो, नाम बहुत आसान लग रहा होगा, विविधता, ठीक है, और आपने हम बहुत बार सुना होगा डाइवर्सिटी करके। विविधता का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में अलग अलग लोगों की, अलग अलग धर्म के लोगों की उपस्थिति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की उपस्थिति। अब कहने को तो विविधता शब्द बहुत आसान हो गया, आपने काफ़ी बार सुन भी लिया होगा, लेकिन इसको डीप में समझ लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत दिमाग लगाया है मेरे हिसाब से इस टॉपिक को। सबसे पहले शुरुआत में क्लास 6 का स्टूडेंट जो होता है वो अपनी लर्निंग फेज की शुरुआत करता है, यानी वहाँ से वो सीखना शुरू कर रहा है क्लास 6 का स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने पहले टॉपिक के रूप में ही विविधता को ले दिया है। देखो, आपने डेफिनेशन आप समझ ली, लेकिन अगर कहूँ, अगर आप विविधता को समझ गए तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। विविधता में एकता को समझना, टॉलरेंस को समझना, सहिष्णुता को समझना इस लाइफ को बहुत आसान बना देता है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसे सबसे पहले रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप क्लास 6 के स्टूडेंट की तरह से सोच के देखिए, वो एक जो 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है उसको छोड़ के 6 क्लास में आया है। अब उसे एक नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। वो अपने घर के अलावा अपने स्कूल के बारे में जानता है और उससे बाकी दुनिया की ज़्यादा खबर नहीं है। तो यहाँ पे उसे विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। इस लेक्चर की कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं जो एनसीईआरटी ने की है। सबसे पहली बात, इन्होंने यहाँ एज ए एक्सपेरिमेंट, ये एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत शानदार लगा। हम हमेशा जब बुक पढ़ते हैं तो राम, श्याम, मोहन इस तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उनमें पुल्लिंग का ज़्यादातर यूज किया जाता है, यानी मेल्स का यूज किया जाता है, बॉयज का यूज किया जाता है, लेकिन स्त्रीलिंग का उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी ने इस जो धारणा है इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है स्त्रीलिंग को संबोधित करते हुए बोली हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोला है, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। दिखता नहीं लिखा है उन्होंने, दिखती लिखा है, यानी संबोधित कर रहे हैं गर्ल्स को, स्त्रीलिंग को। उन्होंने ये सब जानबूझ करके किया है ताकि आपके अंतर्गत जो मेल डोमिनेंट वाला जो सोच है वो नहीं विकसित हो।
सब सामंजस्य वाली सोच विकसित हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी, एनसीईआरटी ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को समान रखने के लिए शुरुआत जो है वो स्त्रीलिंग से की है, ताकि आपके दिमाग में जो पुल्लिंग का पहले से जो चला आ रहा है वो खत्म हो। ओके, यहाँ पे पहली इकाई विविधता के रूप में क्यों लिए? देखो, मैं आपको जब यूनिवर्सल लॉज बोलता हूँ तब मैं आपको बोलता हूँ द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन माइंड, पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग के अंदर समाहित है। तब मैं आपको बोलता हूं कि हर व्यक्ति अपना एक अलग दुनिया लेके चल रहा है। हर व्यक्ति, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल यूनिवर्स, सभी लोगों की एक अलग अलग दुनिया है। यहाँ पे उस अलग अलग दुनिया को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, इसलिए विविधता को सबसे पहले लिया है। आपको समझाने की कोशिश की गई है क्लास 6 के स्टूडेंट के रूप में, पहले नंबर पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो। ये डाइवर्सिटी ही इस जिंदगी का या इस जीवन का सार है। इस डाइवर्सिटी के साथ में रहना और इन सब विविधताओं के बीच में एकता लेकर के आना, यही इस जीवन का उद्देश्य है। तब आपकी लाइफ इजी हो जाती है। ठीक है, तो विविधता को समझने के लिए मैं यहाँ आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लगाता हूँ। देखो, ये भी जो वीडियो है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया करके एक वीडियो है। ये पुराने समय पे नेशनल टीवी में आती थी, अपना डीडी जो नेशनल है उस पर आती थी, और उसमें ये वीडियो जो थी पीवी नरसिंह राव सरकार के टाइम पे जो है वो नेशनल, यानी आज से 20-22 साल पहले दिखाई जाती थी। और उसमें एक चिड़िया अनेक चिड़िया करके एक कहानी है, वो वीडियो आप देखिए, फिर मैं इस लेक्चर को शुरू करूँगा। ये वीडियो फिल्म्स डिवीजन के द्वारा बनाई गई है, तो ये सुन लीजिए हम सभी एक हैं, तररररर। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक ही कहते। ओके, शुरू करते हैं हम इस लेक्चर में। क्या क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं उनसे शुरू करें। देखिए, यहाँ पे विविधता को समझाने के लिए शुरुआत में एक चित्रकारी वाला एग्जाम्पल दिया गया है, यानी यहाँ पे कुछ इमेज दी गई हैं। ये किसी व्यक्ति या स्टूडेंट ए के द्वारा बनाई गई इमेज है, ये किसी स्टूडेंट बी के द्वारा बनाई गई है, और ये किसी स्टूडेंट सी के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है जिसमें आप अपना बना सकते हो। ये वाला जो है वो ब्लैंक है एक्चुअली में, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है इमेज, ये बात अलग है, बाकी ये ब्लैंक है ऑटोमेटिक। ओके, मैंने ये एक्स्ट्रा अपनी साइड से बनाई हुई है। तो अब आप देखेंगे ए के द्वारा इस तरीके की इमेज बनाई गई है। ऐसा है, क्लास में जो है किसी टीचर ने बोला है कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एक एक इमेज बनाई है अपने दिमाग से। तो सभी स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ नई इमेज बनाई है, यानी अपनी अलग अलग दुनिया से उन्होंने यहाँ पे चित्रकारी की है। तो अलग अलग विविधताएं हो गई सबकी। ऐसा ही आपकी दुनिया में होता है। यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्र जैसा ही है? अब देखिए, क्या सच में आप जो चित्र बनाएंगे वो तीनों जैसा ही बन के आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जैसे ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भिन्नता मिलती है। यहाँ पे उन्होंने एक चित्रकारी के द्वारा विभिन्नता को या विविधता को दर्शाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने पसंद को आपके लिए एक डायग्राम में लिखने को कहा है। इस तरीके के उन्होंने फ्लो चार्ट दिया है। और एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। अब इन तीनों को अपनी पसंद लिखनी है।
बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं? तो राम कुछ अलग लिखेगा, राम बोलेगा मुझे जीन्स शर्ट पसंद है। श्याम कुछ अलग बोलेगा, बोलेगा मुझे कुर्ता पजामा पसंद है। और मोहन से पूछेंगे तो वो कुछ और अलग बोलेगा कि मुझे जो है वो लुंगी और शर्ट पसंद है। इस तरीके से तीनों ही कुछ ना कुछ अपनी अलग अलग जो है वो पहनना पसंद करते हैं। अगला, मैं अपने घर में, ये एक्चुअली में टीचर ने सभी स्टूडेंट्स के लिए काम दिया है और जब सब स्टूडेंट सबमिट कर देंगे तो सबका चेक किया जाएगा और ज़्यादातर का अलग अलग मिलेगा। मैं अपने घर में बात करती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, करती हूँ का ज़्यादातर प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोली थी कि स्त्रीलिंग पे जो है वो एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छा ये उनका कॉन्सेप्ट है। मैं घर में खाली जगह बात करती हूँ, तो हो सकता है किस चीज़ के बारे में बात करती हूँ, क्रिकेट में, घर में, यहाँ पे के बारे में हो सकता है, घर में XYZ के बारे में बात करती हूँ। तो सब लोग अपनी अपनी रुचियों के अनुसार बात करते होंगे। कभी किसी बच्चे ने शक्तिमान देखा है तो वो शक्तिमान के बारे में बात करेगा, कभी कोई मूवी देख ली तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेगा। ऐसे ही यहाँ पे पसंदीदा खेल पूछा जाएगा तो क्लास के बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं, वो अलग अलग यहाँ पे जो है अपना पसंदीदा खेल बताएंगे। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, तो किसके बारे में, कोई बोलेगा गांधी जी के बारे में, कोई बोलेगा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, कोई बोलेगा APJ कलाम के बारे में, कोई बोलेगा मोदी के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट की विविधता निकल के आएगी। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो मान के चलिए ज़्यादातर बच्चों के जो सवाल के आंसर आएंगे वो अलग ही निकलेंगे, यानी विविधता निकल के आएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने वही बात लिखी है जो मैंने समझा दिया। अपनी अध्यापिका के सहारे से आप इन सब को सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा सबकी जो सोच है वो अलग है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है दोस्ती करने का। देखो, दोस्ती करने की विविधता का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। यहाँ पे एक अखबार वाला है, ये अखबार वाला लड़का है और ये अखबार जो है वो सड़क किनारे अखबार बेचता है। और सुबह सुबह आपने मूवीज में भी देखा होगा कि आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, अखबार ले लो, इस तरीके से आज की ताज़ा खबर स्टॉक मार्केट अप गया, आज की ताज़ा खबर पॉलिटिक्स में ये हो गया। इस तरीके से लड़का चिल्लाता है और अखबार बेचता है। एक दूसरा लड़का है, वो साइकिल से पढ़ने जाता है, ठीक है। ये दूसरे लड़का जो है वो साइकिल से पढ़ने जाता है, ये सूट और कपड़े जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पहन के जाता है। इसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोरा है इसका रंग, और बिल्कुल उस तरीके से सूटेड बूटेड होके जाता है, ऐसा लगता है कि कोई अंग्रेज है इस तरीके से। तो ये लड़का, इसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी इस लड़के को देखकर बोलता है कि भाई साहब अंग्रेजी अखबार ले लो, अंग्रेजी अखबार ले लो, इस तरीके से। और ये लड़का कभी अखबार नहीं लेता है। एक दिन इधर जो साइकिल से पढ़ने जाने वाला स्टूडेंट है ये रुकता है और बोलता है कि आप मुझे हिंदी का अखबार क्यों नहीं बोल देते हो, या मुझे हिंदी का अखबार लेने के लिए क्यों नहीं बोलते हो। तब ये बोलता है कि भाई साहब आप अंग्रेज जैसे लगते हो, इसलिए मैं आपसे जो है वो हिंदी के अखबार के बारे में बात नहीं करता हूँ। फिर ये बताता है कि मैं हिंदी भी जानता हूँ और हिंदी हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट है, बाकी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ लेकिन हिंदी भी एक सब्जेक्ट है और तुम मुझे हिंदी का अखबार दे दिया करो। आगे दोनों के बीच में कभी दोबारा बात होती है, तब पता चलता है कि इसका नाम भी समीर है और फिर ये बोलता है कि यार भाई साहब मेरा नाम भी समीर है। तो दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। ये जो समीर है ये पढ़ने नहीं जाता है, ये वाला, ये पढ़ने जाता है इधर की साइड वाला, ठीक है। ये गरीब है, ये अमीर घर से है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है। ये जो समीर है, इधर वाला जो समीर है, ये समीर, ये मेरठ से है और छोटी सी उम्र से जो है वो यहाँ दिल्ली में आके अखबार बेच रहा है। अब एक दिन ये बोलता है कि हमारे मेरठ में, ये जो गरीब लड़का है ये बोलता है कि हमारे मेरठ में जो है वो दंगे हो गए हैं, और उसके अगले दिन वो गायब हो जाता है, वो लड़का आता ही नहीं है। यानी सांप्रदायिक दंगों में इसके किसी भी पेरेंट्स की जो है वो हानि हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ से अखबार जो बेचना है वो छोड़ देता है। अब देखिए दोनों में दोस्ती हुई कि नहीं हुई। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न दिख रहे हैं आपको। ये भी गरीब है, अखबार बेचता है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये अलग सोसाइटी से है, लेकिन दोनों ने देखा यार मेरा भी नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है, और दोनों ने अच्छी दोस्ती भी कर ली है। यहाँ पे दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है।
फिर भी दोनों के बीच में यहाँ पे समानता हो गई है। बाद में पता चलता है इस लड़के को कि ये जो लड़का है इसका नाम समीर खान है, यानी ये मुस्लिम समाज से, और ये लड़का जो है वो हिंदू समाज से। लेकिन विविधता के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई ना, यही इसका कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर का, कि हम अलग हों, ये हमारे रहन सहन, खान पान, धर्म, ये हमारे रीति रिवाज, ये अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अलग होने के बावजूद भी एक रह सकते हैं। ये इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। कहानी अब मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या एक ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं शुरुआत में स्कूल में अपने जैसे ही हाई क्लास सोसाइटी के स्टूडेंट्स को भी देखते होंगे। आपने कभी बच्चे को देखा है, छोटा सा जो बच्चा होता है जो 3 साल का 4 साल का होता है, उसके लिए कभी भी हिंदू मुस्लिम गोरा काला ये कभी मैटर नहीं करता है, उसके लिए कोई विविधता मैटर नहीं करती है। आप उसे जहाँ छोड़ दोगे वहाँ खेलने लग जाएगा। वो गरीबों के साथ भी अपने दोस्त बना लेगा, वो जातिवाद भी नहीं करेगा, वो धर्मवाद भी नहीं करेगा, वो क्षेत्रवाद भी नहीं करेगा। यही जो कॉन्सेप्ट आए बाद में आपके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में झूठी चेतना के रूप में भर दिए जाते हैं, और वो जो है वो अपनी एक समान लोगों के साथ में रहने की कोशिश करता है और दूसरे को ऊंचा नीचा या तुच्छ इस तरीके की सोचने लग जाता है। विविधता में जो सम्मिश्रण होता है उसके बाद में ही हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो एक नए रूप में निकल के आती है। तो कहानी सुनिए, कहानी पढ़िए। एक तरीके से एक लड़का जो इस कहानी को बता रहा है, ये साइकिल वाला लड़का इस कहानी को बता रहा है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जनपद का मतलब क्या होता है, आप ये मान लीजिए दिल्ली जनपद जो है वो अपना जो राष्ट्रपति भवन है और इधर की साइड में जो अपना इंडिया गेट है उसके बीच का रास्ता जो है वो जनपद कहलाता है। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता, उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे, पटरी यानी जो सड़क है उसके सहारे वो साइकिल चलाता है तो वहाँ पे पटरी बोला, पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी भी आती है क्या? मैंने बोला बिल्कुल। अखबार के पैसे देते हुए मैंने बोला बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। उसने बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? उसने बोला ऐसा। ओके, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। अब ये सब्जेक्ट शब्द है वो उस लड़के के लिए नया आ गया। जो अखबार बेचता है वो सब्जेक्ट नहीं जानता क्योंकि वो अनपढ़ है, वो तो अखबार बेचना बस छोटी सी उम्र से शुरू कर दिया। तो वो फिर यहाँ सवाल करता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब वो कभी स्कूल नहीं गया तो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने टाल दिया कि वह कुछ होता है और फिर जो है वो बत्ती हरी हो गई तो मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वही बात, भैया आप अखबार लेंगे, अब आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर वही सब्जेक्ट वाली बात आई। तो फिर मैं जो ये कहानी कह रहा है उसने बोला कि मैंने फिर से इसे टाल दिया और बोल दिया कि यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने जवाब दिया, कभी नहीं। मैं जब इतना छोटा था तभी से मैं अपना काम करना शुरू कर दिया था, वो लड़का बोला, और मेरी साइकिल की तरफ गद्दी के बराबर अपने आप को नापा कि जो साइकिल की गद्दी है जब इतना सा था तब से ही मैंने जो है अखबार बेचना शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही ये कर लेता हूँ। फिर मैंने सवाल पूछा, अभी तुम्हारी माँ क्या रहती है? तो उसने जवाब दिया, वह मेरठ में है और उसके साथ है XYZ। वो बोल नहीं पाया और उसके बाद में ट्रैफिक का शोरगुल हो गया। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम समीर है। उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान जी। ये जो है कहानी कहने वाला लड़का बोल रहा है। तो अब से आप समीर फर्स्ट और मैं समीर सेकंड।
समीर फर्स्ट कौन सा हो गया, वो साइकिल वाला लड़का, और समीर सेकंड कौन हो गया, वो अखबार वाला लड़का। उसने खुश होते हुए ऐसा कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर सेकंड। ठीक है, उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नैनी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और उसमें लिखा हुआ था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। ठीक है, उस लड़के ने बता दिया अखबार वाले ने कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। कहानी आपने पढ़ ली तो एनसीईआरटी वालों ने आपके लिए सवाल दे दिया यहाँ पे। समीर वन कौन सा है, समीर फर्स्ट वो है जो अमीर लड़का है जो साइकिल से आता है। ठीक है, और समीर सेकंड वो है जो अखबार बेचता है। ठीक है, अब यहाँ पे अखबार बेचने वाला, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछा है कोई 3 अंतर बताओ। तो आप सभी समझदार स्टूडेंट हो, कुछ एक तो बताओगे। पहला अंतर तो ये तो हिंदू लड़का है, ये मुस्लिम लड़का है। ठीक है, दूसरा अंतर ये पढ़ा लिखा है। ठीक है, पढ़ने लिखने जाता है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है, ये दिल्ली से है। ठीक है, इंग्लिश आती है, इसे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, ये मेरठ से। उसके अलावा अंतरों की बात करें तो इन दोनों के धर्म में अंतर है, इन दोनों के रहन सहन में अंतर है, पहनावे में अंतर है, इन दोनों की संस्कृति में थोड़ा बहुत अंतर है। ये बेसिक जो है वो अंतर हैं। ठीक है, और ये कहानी जो है पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। अब ये जो एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी से तो आपको ये समझना है कि क्या किस तरीके से हुआ। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ समझ में आनी है आपको। एक चीज़ समझनी है विविधता और एक चीज़ समझनी है गैर बराबरी या असमानता। 2 नए शब्द आएंगे अब आपको। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट, विविधता का मतलब हुआ कि समीर एक हिंदू है, समीर 2 मुसलमान है, दोनों विविध हो गए। ठीक है, समीर 2 हिंदी बोलता है, समीर 1 अंग्रेजी बोलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में भी अलग अलग अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि समीर सेकंड जो है वो गरीब है और समीर फर्स्ट जो है वो अमीर है। अब आप इसको भी विविधता बोल सकते हो कि सर अमीर और गरीब ये भी विविधता है, लेकिन ये विविधता नहीं है, ये गैर बराबरी है। यही इस लेक्चर में आपको समझाना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे संपत्तियों का वितरण असमान होता है वहाँ पे जो होता है वो गैर बराबरी होती है, असमानता होती है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने एक इलाके में ऐसे कई लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है, जो विविधता वाला पॉइंट देखा था उससे अलग है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन, ना पैसे, ना संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 का नाम मैंने आपको शुरू में ही बताया था। चैप्टर नंबर 2 जो विविधता का पार्ट है वो है, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, यानी भेदभाव यानी असमानता। ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे। ऐसे ही विविधता के अलावा भेदभाव का दूसरा एग्जाम्पल है, वो है जातिवाद। कुछ लोग अपने आप को ऊंचा, कुछ लोग अपने आप को नीचा या अमीर गरीब मानते हैं। इसी तरीके से जो जातिवाद है वो भी एक तरीके से असमानता का एक रूप है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपके लिए काम दिया है, उन त्योहारों की सूची बनाई है जो हो सकता है समीर 1 और समीर 2 मनाते हो, तो त्योहारों में अंतर आ जाएगा। समीर 1 जो है वो जो अमीर है वो है, तो वो हिंदू है, तो निश्चित सी बात है वो दीपावली त्योहार इस तरीके से मनाता होगा, दीपावली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी। और समीर 2 जो है वो मुस्लिम समाज थे, तो वो मुहर्रम, ताजिया इस तरीके से जो है वो ईद वगैरह ये जो त्यौहार मनाता होगा। ओके,
तो यहाँ पे ये आपका काम है एक तरीके से, जो क्लास 6 का स्टूडेंट पढ़ता है उस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने माइंड को डेवलप करने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने। एक सवाल, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? इस पर चर्चा करें। तो ये आप खुद से सोच के देखना, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जा पाया। देखो, आसानी से इसका आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। पहला कारण तो यह है कि उसकी घर की परिस्थितियां, यानी गरीबी, ठीक है। अब गरीबी में उसे घर का पेट पालना है, पहली प्राथमिकता उसके लिए घर के भोजन की व्यवस्था करना है, इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। दूसरा, उसे उसके फैमिली वालों को भी जो है पढ़ाई का महत्व अधिक नहीं पता है। और तीसरा, बाकी सरकार कोशिश कर रही है, मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया है कि सभी बच्चों का जो है वो मूल अधिकार है, लेकिन जो जागरूकता है उसकी कमी है, उसके कारण जो है वो यहाँ पे ये जो समीर सेकंड है वो स्कूल नहीं जा पाया है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो ये तो श्योरली मैंने बोल दिया कि विविधता जो है वो अच्छी है और विविधता को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप सोच के देखो, मैं मतलब बहुत आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही रंग होता, मान लेते हैं कि इस दुनिया में लाल लाल रंग होता ओनली, उसके अलावा हरा नीला पीला कोई रंग नहीं होता। क्या दुनिया अच्छी लगती है आपको? मान के चलिए इस दुनिया में सिर्फ एक ही भोजन होता चावल का, उसके अलावा और कुछ नहीं होता, ना सब्जी वगैरह कुछ नहीं होता, बस चावल खाओ और कुछ नहीं, तो मतलब ये दुनिया आपको अच्छी लगती क्या? मान के चलिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैदान होते, पर्वत पठार और ये नहीं होता, तो क्या आपको दुनिया अच्छी लगती क्या? इसी तरीके से मान के चलिए सिर्फ एक ही सोच रखने वाले, एक ही तरीके की धर्म, एक ही तरीके की उपासना करने वाले लोग होते इस दुनिया में, तो क्या आपको ये दुनिया अच्छी लगती? नहीं अच्छी लगती। ये विविधता ही इस पूरे जो जीवन को हमारे को समृद्ध बनाती है। हम इस विविधता से ही समृद्ध जीवन जी पाते हैं। कभी आप केरल जाओगे तो केरल का समुद्री तट आपको देखने को मिलेंगे, कभी आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ आपको पहाड़ी इलाके देखने को मिलेंगे, राजस्थान आओगे तो रेगिस्तान देखने का मिलेगा, यूपी जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग धर्मों की संस्कृतियों का गंगा जमने जो तहजीब है वो समझने को मिलेगी। बहुत सारे जो कल्चरल हैं और स्पॉट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यूपी में। पश्चिम बंगाल जाओगे तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, उसका एक अलग ही मिलाप आपको देखने को मिलेगा। तो ये विविधता ही हमारे जीवन को समृद्ध करती है। अगर इस विविधता को खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन में कोई उमंग तरंग नहीं रहेगी। ये जो अलग अलग रंग हैं यही इस जीवन को जो है वो समृद्ध बनाए हुए हैं, वो इस कहानी का है। अब यहाँ पे कुछ काम दिया गया है, सूची बनाइए अपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, तो ये आपका काम है। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। तो आपकी मातृभाषा कोई भी हो सकती है, लाइक हिंदी हो सकती है, लाइक ब्रज भाषा हो सकती है, लाइक राजस्थानी भाषा हो सकती है, मराठी हो सकती है। इनके अलावा और कौन कौन सी भाषाओं का जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप मराठी भाषा जानते हैं तो निश्चित सी बात है हिंदी के शब्द पहचान लोगे, पंजाबी के शब्दों को पहचान लोगे। उसके अलावा उर्दू की जो बोलने की भाषा है उसको तो पहचान लोगे, लिखना शायद नहीं पहचान पाओ। इंग्लिश को आप पहचान लोगे। उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत आपने सीखी होगी, तो अगर आपने सीखी होगी फ्रेंच वगैरह या स्पेनिश लैंग्वेज, थोड़ा बहुत उनको भी पहचान लोगे। तो यहाँ पे आपके लिए काम दिया है, 2-3 भाषाओं के नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं उसे कहानीकार के रूप में बताया है। कहानीकार के रूप में कैसे? आपने बचपन से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, कभी जंगलों की कहानी, कभी राजा महाराजाओं की कहानी, कभी युद्धों की कहानियाँ। अब ये जो भी कहानियाँ बनी है ना, जितनी भी जिन भी लेखकों ने कहानियाँ बनाई है, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जो देखा उन कहानियों को बना दिया। अगर ये सभी लेखक सिर्फ और सिर्फ जंगल में ही पैदा होते और जंगल की कहानियां लिखते तो आपको अलग अलग जो विचारधारा है वो सीखने को नहीं मिलती ना। अगर सभी लोग राजा महाराजाओं के महल में ही पैदा होते तो बाकी गाँव की कहानियां, जंगलों की कहानियां वो कौन बताता आपके लिए? ये जो विविधता है ये अलग अलग कलाकारों के द्वारा आपके लिए पहुंचाई गई है और यही जो है वो कहानियों के रूप में आपके पास में आ गई है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं, ऐसी जगह जीवन की एक कहानी लिखिए और चित्र बनाइए, ठीक है।
तो आप कहीं रहते हैं तो उस जगह के आधार पे अपनी कहानी लिखिए, अपने गांव के आधार पे, अपने शहर के आधार पे, आपने जो देखा होगा वो कहानी लिखिए। ठीक है, क्या आप सोचती हैं, ठीक है, 3 शब्द यूज किया है कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा, उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि सिर्फ आप एक ही जगह पे रहें और एक ही कलर यूज करें तो क्या क्या कमियां आपको खलेंगी, तो आप बताइए। ओके, नेक्स्ट है भारत में विविधता। तो भारत की विविधता तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता ही है, और जो शुरुआत में मैंने वीडियो दिखा दी एक चिड़िया अनेक चिड़िया, उसमें बहुत कुछ आपको बता दिया गया है। तो खाने पीने में है, त्योहार में है, धर्मों में विविधता है। यहाँ पे उन्होंने बोला भी है और आपको काम भी दिया है कि प्रार्थना और इबादत करने के अलग अलग तरीके बताओ। तो कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग नमाज, आरती, प्रार्थना इस तरीके से करते हैं। शादी करने के भी तरीका हैं, कुछ लोग अदालत में जाके करते हैं, कुछ लोग पंडित जी के द्वारा जो अनुष्ठान है उनके द्वारा करवाते हैं, कुछ लोग मंदिरों में करवाते हैं, मौलवी करवाते हैं। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की तो कोई अभिवादन की करने का तरीका, कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग सत श्री अकाल बोलते हैं, कुछ लोग झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को जोहार बोलते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। इस तरीके के सवाल जो है ना वो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, यूपीएससी लेवल में भी उठाए जाते हैं कि जोहार शब्द कहाँ पे अभिवादन के लिए यूज किया जाता है। तो झारखंड, ऐसे शब्द जो आते हैं ना नए नए, वो ध्यान रखना है, उनको हाईलाइट करना है आपको। राम राम, गुड मॉर्निंग, ये अलग अलग जो है वो चावल पकाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं इस दुनिया में। ओके, हम विविधता को कैसे समझें, तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहानी लिखी है वो तो समझ में आई गई। विविधता को समझने का एक आसान तरीका ये भी है कि यहाँ पे 2 राज्यों का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, एक लद्दाख का एग्जाम्पल दिया है और एक उन्होंने केरल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, लद्दाख जो है वो पहाड़ी इलाका है, हिमालय पर्वतमाला है यहाँ पे, ओके, और रेगिस्तान वाला क्षेत्र भी है। तो इन्होंने 2 एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या पैदल चल करके जाते थे। ठीक है, तो वो अपने रास्ते में वे कई नई जगह पर अपना जो रहना सहना कर लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने पे अपने जो आजीविका के साधन है उनकी प्राप्ति के लिए वहीं रुक जाते थे। तो मान के चलिए एक व्यक्ति है एक्स, यहाँ से गया और एक तरीके से ये मान के चलिए ये जो है वो अरब वाला क्षेत्र का है और ये आया चीन की साइड में। ठीक है, अब ये आजीविका के लिए आया और यहाँ पे रह गया, तो फिर ये अपनी अरब की संस्कृति को चीन लेके आ गया और धीरे धीरे चीन की संस्कृति को भी सीख लेगा। तो इन दोनों संस्कृतियों का मिलन ये कर लेगा और एक नई संस्कृति का जन्म यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे भारत में या पुराने समय से जितने भी कारवां चले आते हैं उन सब में नई नई संस्कृतियाँ जो है पनपती गई, वहाँ से जो लेकर आए और यहाँ पे जो संस्कृति है दोनों का मिलन हुआ और एक नई संस्कृति बन गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे 2 जो दिए हैं उनको समझ लीजिए, लद्दाख को और केरल को। ठीक है, एटलस में आपको ढूंढना है तो आप पहचान लोगे ये लद्दाख वाला इलाका है और ये केरल वाला इलाका है। लद्दाख वाला पहाड़ी इलाका है और केरल वाला समुद्र तट से जुड़ा हुआ। तो वहाँ पे इन्होंने लद्दाख के बारे में लिखा हुआ है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में, तो वहाँ कम खेती होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है। लद्दाख की कुछ खास बातें, यहाँ पश्मीना ऊन जो है वो भेड़ की खाल से या बकरी की खाल से निकाली जाती है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। लद्दाख से कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है, तो पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, लद्दाख से। और ये जो व्यापारी होते हैं लद्दाख के, वो इस पश्मीना ऊन को कश्मीर वाले क्षेत्र में जाकर के बेच देते हैं और वहाँ पे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पश्मीना ऊन कहाँ पाई जाती है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। ओके, और वहाँ पे लोग बकरी और याक पालते ही हैं लद्दाख में। वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी घाटियाँ हैं। पुराने समय से यहाँ काफले आते रहे, लाइक तिब्बत से भी लोग यहाँ आकर के बस गए और यहाँ पर मसाले, कच्चा रेशम और दरिया आदि लेकर के चलते थे वो। ओके, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत तक पहुँचा था और तिब्बत में पूरे में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। इवन चाइना में भी जो है वो बौद्ध धर्म पहुँच गया था। लद्दाख में आज के समय पे मुस्लिम समाज भी रहता है और यहाँ पे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। लद्दाख में तिब्बत जो है वो लद्दाख से ऊपर है, चाइना के अंडर में आता है आज के टाइम पे। पहले वो जो था वो स्वतंत्र देश था।
ठीक है। तो लद्दाख में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भी रह रहे हैं, हिंदू समाज के लोग भी रह रहे हैं, उन्होंने बौद्ध समाज तो वहाँ है ही, उन्होंने तिब्बत की संस्कृति को भी अपनाया है, इधर से थोड़ा बहुत मुस्लिम समाज की जो संस्कृति आई है उसको भी अपनाया है, और उन्होंने एक कंपोजिट कल्चर जो है वो मिश्रित जो है वो कल्चर वहाँ अपनी बना ली है। सेम एग्जाम्पल उन्होंने केरल का लिया है। केरल जो है वो समुद्र, एक तरफ समुद्र से है, दूसरी तरफ जो है वो पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो केरल काली मिर्च, लौंग व इलायची आदि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पे ये उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी जो लोग थे वो केरल व्यापार करने के लिए आते थे, इवन 2000 साल पहले तक भी। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, तो ये पॉइंट याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ करीब करीब 2000 वर्ष पहले आए थे। इब्ने बतूता एक अफ्रीकी यात्री था, वो भी यहाँ पे आया था, और उसने 700 साल पहले जब आया था तब भी उसने अपने यात्राओं में जो है वो केरल के मुसलमानों का वर्णन किया था। वास्को डी गामा का तो आपको पता ही है, कालीकट तट पे केरल में आया था, ठीक है, और वास्को डी गामा पुर्तगाली था। तो यहाँ पे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सब जो है वो कंपोजिट कल्चर वहाँ बन चुकी है। इवन इफ चीन के व्यापारी भी यहाँ केरल में आए हुए हैं। इसका जो पता चलता है वो किस तरीके से पता चलता है कि यहाँ पे जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है चीन वाला, मछली पकड़ने के लिए। उसके अलावा उन्हें तलने के लिए जो बर्तन यूज किए जाते हैं उन्हें चीना चट्टी बोला जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि चीन के लोग भी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, और यहाँ पे चावल की खेती जो है वो की जाती है। और यहाँ पे जो है वो समुद्र तट है और बैकलेस वाटर है, पानी जो है वो भीतर की साइड में भर जाता है, और ओणम त्यौहार यहाँ का पे बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो है वो दो विविधताओं को आपने यहाँ देख लिया, एक तो लद्दाख के द्वारा और एक जो है वो केरल के द्वारा। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है, ठीक है। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है और लद्दाख ऊन के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये व्यापार रहा है इनका, ओके, और ये सांस्कृतिक इतिहास भूगोल से इनका गहरा रिश्ता रहा है, ओके। तो यहाँ पे घुल मिल करके एक जो है वो संस्कृति पनपी है, इसी को विविधता में एकता कहा जाता है। और यहाँ लास्ट पॉइंट के रूप में उन्होंने वही टॉपिक दिया है, विविधता में एकता क्या है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। इवन एक भारत के जितने भी लोग थे उन्होंने भारत की आज़ादी में, आपको पता है भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और जातियों में भी बहुत विभक्त है, ठीक है, क्षेत्रवाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज़ादी में भारत के ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। इसलिए जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में विविधता में एकता ये शब्द यूज किया था। यहाँ पे आपके लिए एक पोएम दी गई है। यह पोएम जो है वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तब उसके बाद में किसी एक अज्ञात जो है वो कवि के द्वारा लिखी गई थी, और वो पोएम थोड़ी सी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, बाकी इसकी एक वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में जितना भी नरसंहार हुआ था उसके बाद में किसी अज्ञात कवि ने लिखा है। खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, ठीक है। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे भूल न जाना। तो ये अज्ञात तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन भारतीय जन नाट्य संघ जो है इसका नाटक मंचन करता है, तो वहाँ से ये आपके लिए समझाने के लिए की गई है, ओके। तो ये समझ में आ गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय एकता के लिए ये शब्द यूज किया गया, अनेकता में एकता। और यहाँ पे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वंदे मातरम जो है वो आपने सुना ही होगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, वो आपके लिए एक वीडियो के रूप में मैं लगा दूंगा। बाकी थोड़ा सा मैं आपको जो अपना जनगण मनगढ़ है
उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एज ए मैप। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप पहले से है तो उसी में मैं समझा देता हूँ। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो मैं यहाँ आपके लिए मैप में उन लोकेशंस को दिखाने वाला हूँ जो विविधताएं दिखाएगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रावड़, द्रावड़ यानी साउथ के सारे राज्य, द्रावड़, उत्कल उड़ीसा, बंग, हिमाचल, हिमाचल यानी हिमालय, ठीक है, यमुना गंगा, यमुना गंगा वाला क्षेत्र, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंग यानी समुद्र की सहारे से आने वाली तरंग। तो उन्होंने अपना जो राष्ट्र गीत है, दोनों चीज़ों में अंतर आपको मैं बता देता हूँ एक बार। एक है अपना राष्ट्रगान और एक है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान है अपना जन गण मन, ठीक है, और राष्ट्रगीत अपना है वंदे मातरम, ठीक है। जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, तो यहाँ पे ये राष्ट्रगान जो है मैंने यहाँ गलती से लिख दिया वंदे मातरम। राष्ट्रगान जो है वो अपना जनगण मन वाला है, ठीक है, जनगण मन वाला है, ओके। और राष्ट्रगीत जो है वो अपना वंदे मातरम है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अभ्यास हैं, उन अभ्यास को देख लीजिए, आप शायद ज़्यादातर आंसर दे पाएंगे। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों में मनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप सूची बना सकते हैं अलग अलग त्यौहार, और फिर कौन से त्यौहार हैं जो सभी लोग मनाते हैं, तो ऐसे भी सूची बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? क्या सच में ये बेहतर बनाती है या नहीं बनाती है? आपके विचार खुद लगाइए। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये दुनिया एक रंग की होती तो क्या आपको सच में ही मज़ा आता? क्या इस दुनिया में विविधता ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है? ये आपको समझना ही होगा, ठीक है। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से किए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये आप अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। शायद आप समझ गए होंगे मैंने जो बात बताई हैं उनको। जलियांवाला हत्याकांड वाक्य के लिए उस पंक्ति को चुनिए जिसके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप में झलकाती है। तो कौन सी पंक्ति हो सकती है? वो यहाँ पे जो कविता दी है इसमें आपको ये वाली पंक्ति दिख रही होगी, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। तो यहाँ पे विविधता में एकता दिखाई जा रही है, सबको बोला जा रहा है होली वाली बात, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम भी होली मना रहे हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हो। राजस्थान में भी आप बोल सकते हो कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती हैं, खान पान अलग है, फिर भी राजस्थान जो है वो एक पूरा एक तरीके से रंगीला राजस्थान बोलते हैं, और एक कंपोजिट कल्चर वाला जो है वो राजस्थान है। यूपी का एग्जाम्पल दे सकते हो, इधर की साइड में अपना मथुरा, उधर काशी, उधर अयोध्या, इस तरीके से बोल सकते हो। उसके अलावा यूपी में लखनऊ है जो नवाबों का शहर रहा, तो यूपी का एग्जाम्पल लेके यूपी की विविधताओं को आप दर्शा सकते हो। राजस्थान का एग्जाम्पल लेके राजस्थान की विविधताओं को दर्शा सकते हो। पूरे ऑल इंडिया में कोई भी राज्य ले लो, वहाँ पे भी आपको विविधताएं मिलेंगी, ठीक है। आपने सुना ही होगा, कोस कोस पे बदले पानी, 1.5 कोस पे बदले पानी, इस तरीके की आपने सुनी होगी। तो ये विविधता ही है, और ये इस विविधता के कारण ही हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व के सभी अन्य देशों में एक स्पेशल देश है, बहुत ही स्पेशल देश है। और हमें इस बात पे प्राउड करना चाहिए, हमें इस बात पे गर्व फील करना चाहिए कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश में पैदा हुए हैं, और इस विविधता को एंजॉय करते हुए हम अपने जीवन को समृद्ध बना रहे हैं। और विविधता में एकता ही हमारे जीवन का सच्चा सूत्र है। इसका कहने का फाइनल मतलब ये है कि आप अपने जो संस्कृति है या आप अपने त्योहार हैं, अपने धर्म को मान रहे हैं,
साथ साथ में दूसरे धर्मों से आप नफरत नहीं कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में, आप अपनी विचारधारा को भी मान रहे हैं, दूसरे की विचारधारा को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पालन नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, पालन करो या ना करो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूसरे वाला पालन कर रहा है आप उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मांस नहीं खाते हैं तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, अच्छी बात है, ये आपके लिए विविधता ही है। लेकिन सामने वाला अगर कुछ खा रहा है, मछली खा रहा है, उसका जीवन उसी पे है, तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। आप हिंदू हैं, सामने वाला मुस्लिम है, तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, उससे सामंजस्य बिठाना है, उससे दोस्ती करनी है। यही इस लेक्चर का उद्देश्य है। अपना ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो नेक्स्ट लेक्चर के रूप में विविधता एवं भेदभाव में अंतर के रूप में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर के अंत में आप अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर मुझे बताना, और क्या ये मुझे जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अगर आपके जवाब अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रिव्यू आएंगे, तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।